हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के जो हमारा चैप्टर चल रहा था मुगल डिनास्टी के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे अकबर के एक्चुअली हम आज डिस्कशन करेंगे उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी, किस तरह की वो रिलीजियस थिंग्स में बिलीव रखते थे, किस तरह की रिबेलियन होता था इसी वजह से, और किस तरह की वो एक्सपांसन किए अपने जो डिनास्टी थी अपने एम्पायर को किस तरह की एक्सपांसन कर रहे थे, और स्टेट पॉलिसीज़ क्या थी, किस तरह की इंटीग्रेशन वो कर रहे थे। इस सारे सब्जेक्ट के बारे में चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरह की रिलीजियस टॉलरेंस वो कर रहे थे। अकबर की इस तरह के इंसान थे हिस्ट्री में ना, जिसके बाद शायद हिस्ट्री की एक पन्ना मतलब अपने अपने खुद का एक बहुत अच्छे से छाप छोड़ के गए हैं वो, जिसके बाद हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट आया था। एक थे अशोका, जिनके बाद एक बहुत ही रिलीजियस और बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक लीडर थे वो, रूलर थे। रूलर के साथ साथ एक रूलर जो होता है ना, हिस्ट्री में आप देखेंगे इस तरह की एक रूलर जो हमेशा पीपल के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की अच्छाई पहले उनके दिमाग में रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उस तरह के रूलर थे। एक थे अशोका। मतलब एक टाइम के बाद अशोका तो उनका चेंज हो गया था, शिफ्ट जो कलिंगा वार के बाद शिफ्ट हो गया था, उनकी इंटेंशंस, उनकी ट्रांजिशन पीरियड एक हो गई थी। लेकिन जो अकबर थे वो शुरुआत से ही इस तरह की मेंटालिटी रखते थे, और इस तरह की जो लोगों के लिए काम करना, हर एक धर्म में टॉलरेट करना, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हर एक रूलर में नहीं होती। तो इसी वजह से अकबर बहुत फेमस थे। और उनके जो पॉलिसी के वो जो पॉलिसी जो आइडियोलॉजी वो मतलब आइडियोलॉजी को लेकर साथ चल रहे थे, सबको लेकर साथ चलने की जो पॉलिसी, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके टाइम पे जो अकबर मुगल साम्राज्य बहुत मतलब चारों तरफ इंडिया के हर एक जगह वो फैल गए थे। तो इसके डिटेल्स में हम इस टॉपिक में बात करेंगे, और ये भी देखेंगे किस तरह की अकबर जो रेविलियन होता था, अपराइजिंग होता था, उसको कैसे वो डील करते हैं, मुगल एम्पायर को किस तरह की कंसोलिडेट करते हैं, और किस तरह की इंडियन हिस्ट्री को सेव करते हैं। इस बारे में हम डिटेल्स में अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे रेबिलियन की रीजन क्या थी। इतने अच्छे रूलर होने के बावजूद भी अकबर को क्यों बार बार रेबिलियन का सामना करना पड़ रहा था। तो पहली रीजन तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या थी, कि अकबर एक इस तरह के रूलर थे कि वो हमेशा लोगों की इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना करते थे। जो भी पॉलिसीज, जो भी स्कीम्स वगैरह वो सोचते थे, जो भी नोबेल्स को अपने मिनिस्ट्री को पावर देते थे, वो हमेशा देखते थे इसमें लोगों की अच्छाई हो, ठीक है, लोगों की डेवलपमेंट हो। तो हमेशा लोगों की भी वो जो जितने सारे कंप्लेन होते थे वो सुनते थे। उनका तो ड्यूटी था ना, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वो हर एक दिन जाकर लोगों के सामने खड़े होते थे। अपने मॉर्निंग में उनकी रूटीन होती थी, वो जाके लोगों को मिलते थे, और जो भी कंप्लेन होता था अगर हो सकता था वो वहीं पे सॉल्व करते थे, या फिर उसको कोर्ट में लेकर जाते थे। इस तरह के रूलर थे जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जिनको ये बातें हजम नहीं होती थी। वो चाहते थे अपने पावर को सेंट्रलाइज करके रखने के लिए खुद लोगों को एक्सप्लॉइट करना, या फिर लोगों के ऊपर अपना हक जमाना। इस तरह की बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पसंद होता है अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उनको पसंद होता है। तो बहुत सारे नॉवेल्स को इस तरह की बात इस एडमिनिस्ट्रेशन को हजम नहीं हो रही थी, और जिसके वजह से उन्होंने बार बार कोशिश कर रहे थे अकबर के अगेंस्ट रेबेलियन करने के लिए। सेकेंड चीज़ ये था, बहुत सारी ऐसी जगह थी अकबर के सुजनिटी में, जैसे कि गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सब एरिया ना हमेशा मुगल साम्राज्य से, हमेशा ओडिशा भी कई बार इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। वो नहीं चाहते थे कि हमें और कोई बाहर से आकर इन्वेजन करके हमारे ऊपर राज करे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं और जो रीजनल सेंटिमेंट के वजह से ये सारे एरिया से रेबिलियन होते थे। और जो थर्ड रीजन ये है कि राजस्थान में राणा प्रताप सिंह जो थे, हमने पढ़ा था बहुत बार, राणा प्रताप सिंह उन्होंने मुगल साम्राज्य की जो सुजनिटी थी उनको एक्सेप्ट नहीं की थी, जिसके वजह से अकबर को बहुत बार कैंपेन करना पड़ा, उनको अटैक करना पड़ा। लेकिन कई बार वो तो डिफीट भी हुए थे राजस्थान जो राणा प्रताप सिंह, फिर भी उन्होंने बार बार रिबेलियन करने की कोशिश की ताकि वो फ्रीडम रह सके, किसी की सुजनिटी में ना आए।
तो ये सब रीजन्स थे जिसके वजह से अकबर को बार बार रिबिलियन का सामना करना पड़ रहा था। तो उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से रेबिलियन हुआ हम देख लेते हैं। पहले तो गुजरात अनरेस्ट था। गुजरात में अनरेस्ट फॉर 2 years ड्यू टू ए बीड फॉर फ्रीडम बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओल्ड रूलिंग डिनेस्टी। गुजरात में जो हमने पढ़ा था, आपको शायद याद होगा, बहादुर शाह थे। जब शेर शाह सूरी के टाइम पे उन्होंने भी बहुत फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था और बहुत सारे उन्होंने वार किया था शेर शाह के एगेंस्ट में। लेकिन उनके जो रूलिंग डिनास्टी थी धीरे धीरे उनके जो उसे क्या बोलते हैं वंशधर आए, धीरे धीरे उनके जो उनके जो सक्सेसर आए, तो कहीं न कहीं उनके दिल में भी यही था कि गुजरात पहले तो इंडिपेंडेंट था, अब भी इंडिपेंडेंट रहेगा, वो किसी की सुज़ेनिटी में नहीं रहेगा। जिसके वजह से 2 ईयर तक उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहे गुजरात में, उन्होंने रिबेलियन रिबेलियन कर रहे थे, जिसके वजह से 2 साल तक अकबर को इसकी सामना करनी पड़ी। फिर बंगाल बिहार में भी रिबेलियन हुआ। मोस्ट सीरियस रिबेलियन ड्यूरिंग द पीरियड वाज बंगाल बिहार। क्यों? व्हिच एक्सटेंडेड टू जौनपुर। ये बंगाल बिहार जो रिबेलियन हो रहा था वो जौनपुर तक भी आकर एक्सटेंशन हो गया था। मेन कॉज ये था कि एक जो एनफोर्समेंट हुआ था दाग सिस्टम, जो दाग सिस्टम हुआ था, दाग सिस्टम क्या था? जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, जो हॉर्सेस इंपोर्ट होके आ रहे थे, उनमें एम्पेरियल साइन की दाग किया जाता था। मतलब एक सिंबल लगाया जाता था घोड़े के ऊपर, ताकि कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी के घोड़े को ये जो अच्छे क्वालिटी के घोड़े हैं उनके साथ मतलब रिप्लेस नहीं किया जा सके। ठीक है, क्योंकि घोड़ों की जो खासियत ये है वो वार में बहुत हेल्प करते हैं। वार में बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है घोड़ों की। तो अगर इन्फीरियर क्वालिटी के होंगे तो शायद उनके लिए जितने सारे वार होते हैं, रेबिलियन होते हैं, अकबर के लिए मुश्किल हो जाएगा इस सब के लिए सामना करना। तो ये एक होता है। और स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफ जागीरदारी इनकम, मतलब जो जागीरदारी होते हैं जिनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जागीर दिया जाता है, और ये इसमें बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग होती है। किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक से किया जा रहा है या फिर गलत तरीके के इस्तेमाल हो रहा है, ये सब की करप्शन हो रहा है, ये सबको ना ठीक से अकाउंटिंग किया जाता था टाइम टू टाइम, जिसके वजह से बंगाल और बिहार में रेबिलियन हो रहा था। और जो नेक्स्ट जो मेजर रेबिलियन था वो थे रिलीजियस डिसकंटेंट। रिलीजियस के वजह से अकबर की जो लिबरल व्यूज़ थी, हम आगे बढ़ेंगे किस तरह की उनकी पॉलिसी थी, किस तरह की फिलोसफी में आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो गए। बहुत सारे लोगों में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो सोच रहे थे कि अकबर शायद मुस्लिम के एगनेस्ट जा रहे हैं। जो अलग धर्म के लोग हैं वो कोशिश कर रहे थे कि अकबर को हमारे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब चीज़ों में ना अकबर बीच में कहीं न कहीं फँस जा रहे थे। तो इसी वजह से धीरे-धीरे रेबेलियन होना स्टार्ट हो रही थी कि सिर्फ़ रिलीजियस को आधार आधार पर। एंड हिज पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग लार्ज रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट्स, और रेवेन्यू फ्री वो लैंड ग्रांट्स भी कर रहे थे जो उनके फेवर नोवेल्स थे। तो जिसके वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, रेबेलियन क्रिएट हो रहे थे। तो ये जो रेबेलियन हुआ वो धीरे-धीरे बढ़ा। किस तरह की रेबेलियन आगे जाकर एक्सटेंड होती है इसके बारे में देखते हैं। अकबर की जो हाफ ब्रदर थी मिर्जा हकीम, इनके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ये काबुल के रूलर थे। ठीक है, इन्होंने एक रेबेलियन किया एंड हेल्ड आउट द होप ऑफ इन्वेडिंग द पंजाब एट द सुइटेबल टाइम टू हेल्प। तो उन्होंने क्या किया, काबुल में तो ये थे, अकबर के हाफ ब्रदर थे, और उन्होंने कोशिश किया धीरे धीरे रेबिलियन करके हम उनके जो आसपास के रूलर है जो भी अकबर के एगनेस्ट में जा रहे हैं उनको इकट्ठा करके रेबिलियन अगर करते हैं तो उनके जो आसपास की एरिया है पंजाब और बाकी जो कितना एरिया है वो शायद धीरे धीरे इनके अंडर में आ जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने रेबिलियन किया। तो Afghan support a large number of Afghans in the eastern part were sullen at the loss of Afghan power and were ever ready to join a rebellion। तो देखिए जो अफगान वाले थे, अफगान हमेशा क्या करते हैं, अफगान के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर उनके साथ वार होती है तो अगर वो डिफीट हो जाते हैं तो एक बार एकदम वो डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम अगर उनको कोई अच्छे रूलर मिल जाते हैं तो उनमें वो फिर से एक साथ आकर एकजुट होके
रेबेलियन कर लेते हैं या फिर वार शुरू कर देते हैं। तो वो हमेशा इस बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं कि कहीं एक अच्छी रूलर आ जाए, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर आ जाए हमारे अफ़गान की, तो हम फिर से अपनी एरिया स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की वो सोच रखते हैं। तो जिसके वजह से बंगाल, बिहार में पर्टिकुलरली ये अफ़गान वाले रहते हैं और उन्होंने ईस्टर्न पार्ट में अपने अपने एरिया को ईस्टर्न पार्ट में ही कन्फाइन करके वो रखे हुए होते हैं और उन्होंने इस तरह की एक कोशिश करते रहते हैं कि कहाँ कब हमारे एकजुट हो जाएंगे, हम हमारे पावर बढ़ जाएगी, हमारी आर्मी बढ़ जाएगी, तो हम एकजुट होके जो रूलिंग डिनास्टी है उनके एगेंस्ट हम रेबेलियन करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फिर द रेबेलियन केप्ट एम्पायर डिस्ट्रैक्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर। ये सब रेबेलियन के वजह से अकबर को 1580 से 81 तक 2 साल उनको डिस्ट्रैक्ट होके रहना पड़ा। इस रेबेलियन को कैसे वो दमन करे, इसके बारे में उनको सोचना पड़ा। एंड अकबर इस दौरान ने उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट फेस भी सिचुएशन को फेस किया, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत डेलिकेट थी। एक तो उनके हाफ ब्रदर थे और दोबारा ये जो अफ़गान वाले थे। और इसी दौरान किया हुआ, ड्यू टू मिसहैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन बाय लोकल ऑफिशियल्स, बंगाल एंड ऑलमोस्ट द होल ऑफ बिहार passed into the hands of the rebels who proclaimed मिर्जा हकीम as the ruler। तो इसी बीच क्या हुआ, उनके जो गवर्नर थे बंगाल बिहार में, उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को। तो जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो बिहार के अफ़गान जो वाले थे, उन्होंने धीरे धीरे मिर्जा हकीम को अपना रूलर सोच लिया, क्लेम कर लिया। और they even get a religious divine to issue a fatwa calling on the faithful to take the field against अकबर। तो उन्होंने अपना एक रिलीजियस डिवाइन इशू कर लिया, जिस रिलीजियस जो होता है फतवानामा होता है उनमें उन्होंने उसको इशू करके अकबर के एगेंस्ट उन्होंने रेबल करने की शुरुआत कर दी। तो इस दौरान अकबर ने किस तरह से रेबेलियन को रेस्पॉन्स किया, रेबेलियन को दमन किया, तो उन्होंने एक फोर्स डिस्पैच किया अंडर तोदरमल। तोदरमल एक राजपूत राजा थे, जिनको उन्होंने भेजा बिहार और बंगाल में कैंपेन एक उन्होंने किया। बिहार बंगाल में जो रेबेलियन हो रहा था उसे दमन करने के लिए तोदरमल को भेजा। फिर और एक फोर्स उन्होंने भेजा अंडर राजा मान सिंह के द्वारा, मान सिंह के नेतृत्व में, जिनको मिर्जा हकीम जो अटक कर रहे थे, रेबेलियन कर रहे थे जिस एरिया में, उसको दमन करने के लिए उन्होंने राजा मान सिंह को भेजा। ठीक है। अकबर मार्च ऑन लाहौर विथ वेल डिसिप्लिन फोर्स ऑफ 50,000 हॉर्सेस, फोर्सिंग मिर्जा हकीम टू रिट्रीट। तो ये सारी चीज़ें मान सिंह के साथ साथ उन्होंने भी उनके पीछे पीछे 50,000 हॉर्सेस लेकर पहुंच गए लाहौर तक और वहाँ पे मिर्जा हकीम को रिट्रीट किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको ये और भरोसा नहीं था मिर्जा हकीम के ऊपर, तो इसी वजह से उन्होंने फिर ही सक्सेसन अकबर क्राउंड ही सक्सेस बाय मैचिंग टू काबुल 1581 एंड हैंडलिंग इट ओवर टू हिज सिस्टर बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया। तो उन्होंने उनकी जो बहन थे उनके नेतृत्व में काबुल को सौंप दिया और फिर वो रिटर्न कराए इंडिया को। और इसके दौरान ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये वो अपनी बहन को एक साम्राज्य को सौंपते हैं, उससे पता चलता है कि अकबर की जो मेंटालिटी है वो किस तरह की मेंटालिटी, कितना ब्रॉड माइंडेड इंसान थे वो और कितने लिबरल इंसान थे कि वो हर एक मतलब जेंडर में भी वो इक्वालिटी रखते थे कि कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब समान है, हर एक रिलीजन समान है। किस तरह की ब्रॉडनेस की मेंटालिटी वो रखते थे, यही उसकी सिंबलाइज करती है इस काम से, इस एक्टिविटी से। ठीक है। ये तो था इंटरनल रिबेलियन। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनको और एक थ्रेट के भी मतलब और एक रिबेलियन का भी फेस करना पड़ा, वो था उज्बेक थ्रेट। उज्बेक थ्रेट क्या था, जो अब्दुल्ला खान उज्बेक, जो कि मुगल की हेरिडिटरी एनिमी थे। आपको पता है उज्बेक के बारे में हमने पढ़ा था, बाबर के बारे में। बाबर जब पढ़ रहे थे तभी उनके बारे में पढ़े थे, वो किस तरह से भाग कर आए थे इंडिया में और इंडिया में धीरे धीरे आकर फिर अपने साम्राज्य की स्थापना की उन्होंने। तो ये जो अब्दुल्ला खान उज्बेक थे वो एक हेरिडिटरी एनिमी थे मुगल साम्राज्य के, जो कि धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को गैदरिंग कर रहे थे इन सेंट्रल एशिया। और उसके बाद उन्होंने बादशाह सन को ओवररन किया, उसको कैप्चर किया 1584 में, जो कि तैमूरिड वंश उसमें वहाँ पे रूल कर रही थी। ठीक है। तो जब उनको तैमूरिड को हरा के बादशाह सन को उन्होंने कैप्चर किया, तो वहाँ पे जो राजा थे, रूलर थे, उन्होंने
वो और मिर्जा हकीम तो सिर्फ डिफीट हुए थे, उनको तो मारा नहीं थे ना अकबर। तो मिर्जा हकीम और ये जो तैमूर रूलर थे, वो धीरे धीरे वो क्या किए, अकबर को जाकर अकबर को रेफ्यूजी लिए, अकबर से हेल्प मांगने की कोशिश की। तो ये जो उज्बेक जो साम्राज्य थे, सम्राट थे, वो बादशाह शान से धीरे धीरे काबुल की तरफ भी वो बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मिर्जा हकीम और ये जो रूल कर रहे थे बादशाह में रूलर, वो दोनों मिलके अकबर को अपील की उनको हेल्प करने के लिए। तो अकबर ने मन सिंह, उनके जो मन सिंह राजपूत थे, उनको ऑर्डर किया काबुल तक मार्च करने के लिए, और उसके साथ उन्होंने भी, वो खुद भी गए और अटक तक, ऑन रिवर इंडस, इंडस में एक जगह है अटक, वहाँ तक वो जाकर उनको हेल्प करने के लिए पहुंच गए। ही सेंड एक्सपेडिशंस एगेंस्ट कश्मीर एंड बालूचिस्तान टू ब्लॉक ऑल रोड्स टू द उज्बेक्स। उन्होंने कश्मीर और बालूचिस्तान की जो एरिया है, वहाँ पे एक एक्सपेडिशन करके वो जगह को ब्लॉक कर दिया ताकि उज्बेक अंदर, इंडिया के अंदर घुस ना सके। ठीक है। द होल ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख एंड बालिस्तान केम अंडर मुगल डोमिनेशन। तो उसके बाद कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और बाल्टिस्तान, ये सब एरिया भी धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया। एक्सपेडिशंस वेर ऑल्सो सेंट टू क्लियर द खाइबर पास। तो उसके बाद जो वहाँ पे खाइबर पास था, वहाँ पे भी एक एक्सपेडिशन हुआ, जिसके वजह से व्हिच हैड बीन ब्लॉक्ड बाय रेबेलियस ट्राइब्समैन। वहाँ के जो ट्राइब्समैन थे, ट्राइब्समैन मतलब वहाँ के जो ट्राइब पीपुल थे, उसके द्वारा एक रेबेलियन हुआ उस जगह को, क्योंकि मुगल वहाँ पे जाकर उसको वो जगह को कैप्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिविलियन होते हैं, जो ट्राइब पीपल होते हैं, वो तो डेफिनेटली रेबल करेंगे। तो वो रेबेलियन को दमन करके वो खाइबर पास को भी ब्लॉक कर दिया। तो इन एन एक्सपेडिशन एग्नेस्ट देम राजा बीरबल द फेवरेट ऑफ अकबर लॉस्ट हिज लाइफ। तो इसी दौरान क्या हुआ, अकबर की जो फेवरेट नोवेल थी जिनका नाम था राजा बीरबल, वो एक बहुत ही लॉयल और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे राजपूत थे, बहुत ही लॉयल नोबेल थे अकबर की, वो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। फिर अफगान ट्राइब्समैन वर ग्रेजुअली फोर्स टू सबमिट। वो धीरे धीरे क्या होती है, अफगान के जो ट्राइब पीपल होते हैं, अफगान के जो लोग होते हैं जो रिविलियन कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे सरेंडर करते हैं अकबर को। तो द कंसोलिडेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड फिक्सिंग ए साइंटिफिक फ्रंटायर ऑफ द एम्पायर वेयर टू ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ अकबर। तो अकबर का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था कि नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट की एरिया है, और इस एरिया में जितने सारे फ्रंटायर है, उसको कंसोलिडेट करना अकबर की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। दिस कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध ऑल्सो ओपन ट्रेड डाउन द रिवर डिंडस फॉर पंजाब। तो वहाँ पे जो एरिया थी सिंध एरिया, वो भी कहीं ना कहीं अकबर की सिजोनिटी में आ गई थी, जिसके वजह से ट्रेडिंग भी पंजाब तक, इंडस रिवर में ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। अकबर लाहौर में रहे 1598 तक, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं उज्बेक आकर फिर से हमला कर सकते हैं, और उज्बेक हालांकि बहुत ही हेरिडेटरी एनिमी है मुगल की, तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से वो लाहौर में 1598 तक वहाँ पे ठहरे। और जब उज्बेक की जो रूलर थे अब्दुल्ला उज्बेक, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो ये जो थ्रेट होती है उज्बेक से, वो ख़त्म हो जाती है, और फिर अकबर वापस आ जाते हैं इंडिया में, मतलब दिल्ली तक आ जाते हैं। तो जब हम उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर और नॉर्थ इंडिया धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने हो चुकी है, उसके बाद वो धीरे धीरे अकबर ट्राई कर रहे हैं ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड की जो इंडिया की पार्ट है, वहाँ पे एरिया को कंसोलिडेट करने के लिए। तो ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न में जो उड़ीसा पार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो उड़ीसा है वो ऑलरेडी व्हिच वाज एट द टाइम अंडर द डोमिनियन ऑफ अफगान चिफ्स। वहाँ पे देखिए उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये सब एरिया में अफगान कहीं ना कहीं रूल कर रहे थे, अफगान के रूलर। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने एक फोर्स भेजा अंडर राजा मान सिंह। ठीक है। द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल मान सिंह ऑल्सो कॉन्कोर कुछ बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट बंगाल इंक्लूडिंग ढाका। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आकर उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पे अफगान की कुछ, सॉरी, यहाँ पे जो ईस्टर्न बंगाल है, जहाँ पे अभी हालांकि उस एरिया बांग्लादेश के अंडर जा चुका है, उस एरिया में बहुत सारे एरिया को उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य के अंडर ला दी। ढाका एरिया, ढाका जो होता है वहाँ, वो एरिया, ईस्टर्न बंगाल की बहुत सारे एरिया और कुछ बिहार, ये सब एरिया और उन्होंने अपने अंडर कर लिया। तो वेस्टर्न एक्सपेंशन किस तरह की हुआ, वेस्टर्न एक्सपेंशन के लिए उन्होंने मिर्जा अजीज कोका, जो कि अकबर की एक फोस्टर ब्रदर थे,
सोतला भाई जिसको बोलते हैं, कनकोड काथियावाड़ इन द वेस्ट। तो यहाँ पे वेस्टर्न में काथियावाड़ तक उन्होंने कैप्चर कर लिया बाय द अंडर द गाइडेंस ऑफ कौन का उनका नाम था, मिर्जा अजीज कोका। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने डेक्कन कैंपेन के लिए चले। डेक्कन में खानी खनान मुनीम खान जिनको वाज डेपुटेड टू द डेक्कन, डेक्कन के लिए इन नोबेल को भेजा गया था। एलॉन्ग विथ प्रिंस मुराद को भी भेजा गया था। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी मुगल कंट्रोल हैड बीन एक्सटेंडेड अप टू अहमदनगर, ब्रिंगिंग द मुगल्स इनटू डायरेक्ट कंटैक्ट विद द मराठास फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ के आसपास एक अहमदनगर है, वहाँ तक ऑलरेडी उन्होंने कैप्चर कर लिया, और जिसके बाद डायरेक्टली अब वो कंटैक्ट में आ गए मराठा के। वहाँ पे डेक्कन में मराठा रूल कर रहे थे, तो डेक्कन के साथ उनका डायरेक्ट कंटैक्ट आ गया। ठीक है। Thus, the political integration of North India had been achieved by the turn of the century, and the Mughal had started the penetration of the Deccan. But what was even more important, the cultural and emotional integration of the people with this vast empire had developed apace. तो क्या हुआ, इसका मीनिंग ये था कि मुगल साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था, जो कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फिर वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और धीरे धीरे वो डेक्कन तक पहुंच गया, इतना बड़ा साम्राज्य हालांकि हो चुका था मुगल साम्राज्य के अंदर, लेकिन इसका बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वाली बात ये थी कि कुछ जो कल्चरल और इमोशनल इंटीग्रेशन हो रही थी, और जो पीपल की हर तरह की जो डेवलपमेंट हो रही थी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट धीरे धीरे पेस ले रही थी। ठीक है, आगे बढ़ रही थी, क्योंकि कल्चरल भी डेवलपमेंट हो रही थी, उसके साथ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर की जो इंटीग्रेशन हो रही थी, ईस्टर्न की कल्चर, वेस्टर्न की कल्चर, नॉर्थ की, साउथ की, हर एक कल्चर की इंटीग्रेशन हो रही थी। वो सबसे बहुत अहम हिस्सा थी, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी इस टाइम पे। तो अब हम देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन को और स्टेट को वो किस तरह की इंटीग्रेशन कर रहे थे। पहली तो बात यह है अबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स। उन्होंने जो पोल टैक्स ले रखे थे, जिजिया जो टैक्स है, जिसको जिजिया के बारे में आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। जो नॉन मुस्लिम टैक्स होती है, जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी के लोग होते हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अपने रिलीजियस कल्चर को मेंटेन करने के लिए, रिलीजियस जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करने के लिए उनको जिजिया टैक्स देना पड़ता है उसको। और जो पिलिग्रिम टैक्स है, किसी धार्मिक स्थल में अगर आप यात्रा करते हो, तो वहाँ पे ऑन बाथिंग एट होली प्लेसेस, अगर आप गंगा जैसे होली प्लेसेस है, प्रयाग, बनारस, इस जगह पे अगर आप बात करते हो, वहाँ पे भी टैक्स लेते थे। तो ये सारे टैक्स को उन्होंने अबोलिश कर दिया। और सेकेंड बात ये है रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स। जो प्रिजनर्स होते थे, मतलब वार में अगर आप हार जाते हैं किसी एग्नेस्ट पार्टी, और उनके जो सोल्जर्स अगर प्रिजनर हो जाते हैं, उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम धर्म में, तो उसको भी अबोलिश किया गया। लेइंग फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर बेस्ड ऑन इक्वल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, इसका उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, जो अभी इक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको शायद तभी से इम्प्लीमेंट कर चुके थे अकबर, कि इक्वल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर इंक्लूसिव नोबिलिटी। इंक्लूसिव मतलब उनके जितने सारे रूलर्स होते थे, प्रीवियस रूलर, वो ओनली मुस्लिम कैटेगरी के जो नोबल्स होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के नोबल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। और जो अकबर नहीं थे, वो हर एक रिलीजन के जो लोग होते थे उनको नोबिलिटी में रखते थे। ब्रिंगिंग हिंदू को भी अपने नोबिलिटी में बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे रखा था। राजपूत लोगों को भी, जो राजा थे, उनको भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में दिया हुआ था। जैसे कि तोदरमल के बारे में तो हमने बहुत सारे इस वीडियो में पढ़े। उनको बहुत सारे एक्सपेडिशन के लिए भेजा था, क्योंकि बहुत लॉयल नोबल थे उनको रेवेन्यू अफेयर्स में वो बहुत एक्सपर्ट थे, जिसके वजह से उनको दीवान के पोस्ट तक भी उनको प्रमोशन मिला था। फिर बीरबल, जिनका मौत हो गई ड्यूरिंग जो उज्बेक के एक्सपेडिशन के टाइम पे उनकी मौत हो गई थी, वो पर्सनल फेवरेट थे हमारे अकबर के। बीरबल के बारे में तो बहुत सारे स्टोरीज भी हमने पढ़ी हुई है बचपन से लेकर आज तक। और राय पात्र दास, ये भी एक राजपूत थे जिनको एंटाइटल किया गया था विक्रमाजीत से। तो देखिए किस तरह की एक रूलर थे, जो कि हर एक रिलीजन पे वो बिलीव रखते थे, हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे। तो इसी वजह से उनको बहुत सारे सामना करना पड़ा था चैलेंजेस के। तो आगे जाकर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसके बारे में।
तो यहाँ पे अकबर का एक बायोग्राफ़र थे जिन्होंने अकबर के बारे में उनका एक बायोग्राफ़ी लिखी हुई थी। अब्दुल फजल, ठीक है? उनका नाम था जो अकबर के बायोग्राफ़र थे। उन्होंने फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अकबर्स अप्रोच टू गवर्नेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। उन्होंने अपने जो बायोग्राफ़ी में अपने जो बुक लिखा था, जर्नल लिखा था, उसमें किस तरह की अकबर की अप्रोच थी गवर्नेंस के लिए और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, वो सब के बारे में बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो डिवाइन इल्यूमिनेशन इसको देखिए, हम एक पिरामिड शेप में मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। पहले तो बात ये है कि डिवाइन इल्यूमिनेशन वो अकबर ये सोच रहे थे इन द कंसेप्ट ऑफ फारी इजादी। फारी इजादी क्या है? डिवाइन इल्यूमिनेशन फॉर ट्रू रूलर्स। उनके सोच यही था कि एक अगर ट्रू रूलर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि डिवाइन इल्यूमिनेशन, उसके पास ना डिवाइन एनर्जी की एक शैडो होनी चाहिए। मतलब जैसे लोग ना उसको उनको इस तरह की पोर्ट्रे करना चाहिए जैसे कि आप एक गॉड हो, आप एक डिवाइन एनर्जी हो, डिवाइन एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए रूल करना चाहते हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप एक अथॉरिटी हो, ठीक है? एक डिवाइन एनर्जी की तरह लोग आपको पोर्ट्रे करना चाहिए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी इमेज इस तरह से होना चाहिए। इसी वजह से नो वन कुड स्टैंड बिटवीन गॉड एंड अ ट्रू लॉयर। तो उनका ये मानना था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गॉड और ट्रू रूलर के बीच आ सकता है। अगर नेक्स्ट टू गॉड कोई है तो है वो ट्रू रूलर, और ट्रू रूलर जो भी करेगा लोगों के अच्छे के लिए करेगा, तो उनके बीच और कोई नहीं आना चाहिए, ये उनका सोचना था। तो सेकेंड बात ये है पैटर्नल लव। ए रूलर शुड शो पैटर्नल लव टुवर्ड्स ऑल सब्जेक्ट्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्ट एंड क्रीड। तो उनका ये भी मानना था कि अगर एक रूलर एक भगवान की तरह होता है, भगवान के साया की तरह होता है, तो उनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जैसे भगवान सबको एक समान तरीके से देखते हैं, समान तरीके से ट्रीट करते हैं, जो भी बुलाता है भगवान को भगवान सुनते हैं, उसी तरह से रूलर भी होना चाहिए। कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सेक्ट हो, कोई क्रीड हो, कोई भी कास्ट की कम्युनिटी के लोग हो, सबको इक्वल तरीके से मतलब एक फादर की तरह सबको लव देना है। तो ये उनका मानना था। सेकेंड है थर्ड है सोसाइटल बैलेंस। तो सोसाइटी में एक इक्विलिब्रियम को मेंटेनेंस करना भी एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बाय नॉट अलाउइंग इंटरफेरेंस बिटवीन रैंक्स और प्रोफेशन। कोई भी रैंक, उनके जितने सारे रूबल्स होते हैं, जितने सारे डिपार्टमेंटल लोग होते हैं, कोई भी रैंक हो, ज़्यादा बड़ा रैंक हो या फिर ज़्यादा प्रोफेशन हो, उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल तरीके से ट्रीट होना चाहिए सोसाइटी में। ये उनकी मेंटालिटी थी। तो और एक आइडियोलॉजी उनका था कि पॉलिसी ऑफ पीस टू ऑल, सुलकुल उन्होंने एक पॉलिसी मेंटेन की रखी थी जिसका मीनिंग है पीस टू ऑल, अवॉइडेंस सेक्टेरियन स्ट्राइक। तो सब सब कुल मिलाकर पीस में रहना चाहिए। सोसाइटी में एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो देखे कि सब पीस में रहें, किसी के बीच दंगे फसाद ना हो, किसी के बीच कन्फ्लिक्ट ना हो, सब एक रिलीजियस को अपने अपने रिलीजियस को रिस्पेक्ट करे। इस तरह की एक सोसाइटी वो बनाना चाहते हैं, जो कि अब्दुल फजल अपने अकबर की जो बायोग्राफी है उसमें मेंशन किए हुए थे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अकबर की रिलीजियस जर्नी किस तरह की स्टार्ट होती है। तो पहले तो अकबर एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ ओल्ड बिलीव्स होती है, ओल्ड ट्रेडिशन होती है, हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बिलीव होती है, ट्रेडिशंस होती है, उस पे फोकस करना, उस पे कंसंट्रेट करना, अलग कुछ बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि और जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं उनकी कल्चर, उनकी सोसाइटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने थॉट से, अपने रिलीजियस थॉट से बाहर नहीं आ पाते हैं। जो अपने रिलीजियस थॉट होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और उनको लगता है वही ही राइट है और जो बोल रहे हैं सब कुछ गलत है। तो उस तरह की ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। तो वो इस तरह की कैटेगरी में थे कि उनके जो लीडिंग काजी थे, लीडिंग जो सबसे स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, लीडिंग उनको काजी बोला जाता है, जिनका नाम था अब्दुल नबी खान। उनको अपने एम्पायर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट में रखे हुए थे, जिसका नाम था उस पोस्ट का सदर उस सदर। कहाँ पे गया यार? राइट है, सदर उस सदर। तो उस पोस्ट में उनको रखा हुआ था, और ऐसे भी माना जाता था कि उनका चप्पल तक उठाने में भी वो शर्म नहीं करते थे। तो इस तरह की ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, और इस तरह की स्पिरिचुअलिटी, मतलब वो स्पिरिचुअल लीडर को इस तरह की मानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मिस्टिजिम बिगा टू इन्फ्लुएंस अकबर।
तो टाइम के बाद ना एक वक़्त आता है जब इंसान धीरे-धीरे मैच्योर होता है, धीरे-धीरे उसको समझ में आता है क्या सही है, क्या लॉजिक है। लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है। जब दिमाग काम करना शुरू करता है तो धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें खुलने लगते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में आ जाता है। तो इसके बाद लीडिंग टू स्पेंड नाइट्स इन कंटेम्पलेशन एंड प्रेयर। तो धीरे-धीरे ये सब होने के बाद ना वो क्या करते हैं, रात में जब अकेले बैठते थे, कुछ क्वालिटी टाइम खुद के साथ बिताते थे, क्वाइटली बैठते थे और प्रेयर करते थे। जो भी वो भगवान के ऊपर बिलीफ रखते थे, जो भी श्रद्धा रखते थे, उनको प्रेयर करते थे, चैंटिंग कर मतलब नाम स्मरण करते थे। ही स्पेंड होल नाइट्स इन थॉट ऑफ गॉड। भगवान के थॉट्स में सारे रात गुजार देते थे। कंटिन्यूअली प्रोनाउंस्ड हिज नेम एंड फॉर अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस फॉर हिज सक्सेस। उन्होंने लाइफ में जो भी सक्सेस पाया है उसको थैंक्स गिविंग करते हुए भगवान को थैंकफुलनेस मतलब थैंकफुल देते हुए अ, वो भगवान के नाम प्रोनाउंस करते हुए रात गुजारते थे। ही वुड सिट मैनी ए मॉर्निंग अलोन इन प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन ऑन ए लार्ज फ्लैट स्टोन ऑफ एन बिल्डिंग नियर हिज पैलेस इन आगरा। तो जो आगरा में वो रहते थे उसके फ्रंट में, अपने पैलेस के फ्रंट में बहुत बड़ी फ्लैट स्टोन पड़ी रहती थी। उसके ऊपर कभी-कभी उनको सुबह तक भी बैठते हुए दिखाया जाता था कि वो सुबह तक भी वहाँ पे बैठते हुए कंटेम्पलेशन में क्वाइटली भगवान के नाम प्रेयर करते हुए भी पाए जाते थे। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, तो धीरे-धीरे जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे उससे वो बाहर आते हुए एक फ्रॉम द पाथ ऑफ नैरो ऑर्थोडॉक्सी उसमें वो बाहर आ गए। मतलब वो जो बिलीव रखते थे, वो जो आइडियोलॉजी रखते थे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं वो चेंज होने लगा, ठीक है? फिर ही गैदर्ड टैलेंटेड पीपल विथ लिबरल आइडियाज़ एट हिज कोर्ट। धीरे-धीरे वो अपने कोर्ट में जो भी टैलेंटेड पीपल होते हैं, वो एक्चुअली ज्ञानी इंसान होते थे, जो कि डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट जो रिलीजन में उनका बहुत अच्छा-अच्छा ज्ञान होता था, उनको वो अपने कोर्ट में बुलाते थे। द मोस्ट नोटेड, उनके बीच सबसे जो ज़्यादा नोटेड वाला इंसान थे, वो थे अब्दुल फजल, जो कि उनके अकबर के लिए एक अकबर की बायोग्राफी एक जर्नल में लिखे हुए थे और उनके ब्रदर थे भाईजी, ठीक है? अलोंग विद देयर फादर, ये दोनों थे और उनके साथ उनके पिता, जो कि एक बहुत अच्छी स्कॉलर थे और बहुत ज्ञानी इंसान भी थे। उनको हैड बीन प्रोसिक्यूटेड बाय द मुल्लास। मुल्ला जो होते थे मुस्लिम कल्चर का कुछ उनके स्पिरिचुअल लीडर शायद हो सकते हैं, फॉर हैविंग सिंपैथी विथ महावादी महादावी आइडियाज़ टू व्हिच ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स वे स्ट्रांगली अपोज। तो ये जो थे, ये मुस्लिम होते हुए भी, मुस्लिम कम्युनिटी के होते हुए भी कुछ इस तरह की थॉट्स रखते थे, एक लिबरल थॉट्स रखते थे जिसको मुस्लिम कम्युनिटी अपोज कर रही थी। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो अपोज कर रहे थे, जिसके वजह से उनको प्रोसिक्यूट भी किया जा रहा था। तो उस तरह की इंसान को भी अकबर अपने जो कोर्ट में बुलाते थे और उनके साथ डिस्कशन करते थे। अनदर एक ब्राह्मण भी थे जिनका नाम था महेश दास, हु वाज गिविंग द टाइटल ऑफ, जिनको राजा बीरबल के नाम पे अकबर उनको टाइटल किया हुआ था, एंड विच कंस्टेंट कंपेनियन ऑफ अकबर। और उनको ना अकबर का सबसे लॉयल नोबेल माना जाता था, लॉयल मंत्री बोला जाता था, ठीक है? इस तरह वो भी बहुत ही ज्ञानी थे। इन 1575 अकबर ने क्या किया, एक इबादत खाना, एक हॉल बनाया जिसका नाम था इबादत खाना, जिस हॉल पे उन्होंने हॉल ऑफ प्रेयर बोला जाता है उस हॉल को। मतलब डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के जितने सारे स्पिरिचुअल लीडर होते थे, ज्ञानी इंसान होते थे, वहाँ पे आकर गैदर होते थे और उनके बीच तर्क वितर्क लगी रहती थी। अकबर को वो बहुत ज्ञान देते थे, बहुत ही टॉपिक पर उसके उसके ऊपर डिबेट होता रहता था, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? ये फतेहपुर सीकरी में होता था फॉर रिलीजियस डिस्कशन, ओनली रिलीजियस डिस्कशन इसमें होता था। तो अब हम देखेंगे इबादत खाना में क्या क्या चीज़ होती रहती थी, क्या क्या डिस्कशन होता था। 1575 में इबादत खाना इस्टेब्लिश हुआ। तो क्या हुआ फतेहपुर सीकरी में, टू दिस ही कॉल्ड सिलेक्टेड थियोलॉजियंस, जो भी ज्ञानी इंसान थे, जो भी मिस्टिक्स थे, लोग थे, और इन हिज कोर्ट्स एंड नोबल्स हुए नोन फॉर द स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, जो भी बहुत ज्ञानी के लिए ज्ञानी लोग के हिसाब से जाना जाते थे, उस तरह के इंसान को वहाँ पे बुलाया जाता था। तो इनिशियली वहाँ पे क्या होता था, रिलीजियस के ऊपर, स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता था। फ्रिक्वेंटली वो अकबर वहाँ पे ये कहते थे कि मेरी सोल ऑब्जेक्ट ये है, मतलब मेरे एकमात्र ऑब्जेक्ट ये है कि मुझे ट्रूथ को असर्टेन करना है, क्या सही सच है, क्या दुनिया के लिए सच है।
मतलब एक्चुअली स्पिरिचुअली क्या चीज़ें सच है ये मुझे जानना है, एंड टू फाइंड आउट एंड डिस्क्लोज द प्रिंसिपल्स ऑफ जेन्युइन रिलीजन। तो मुझे ये भी फाउंड आउट करना है कि क्या जेन्युइन रिलीजन है, जेन्युइन जो रिलीजन होता है, हर एक रिलीजन का जो प्रिंसिपल है होता है वो क्या है। डिफरेंट रिलीजन का तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया एक है, भगवान एक है, तो डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो वो ही बात उनके दिल में खटकती रहती थी। वो ये सोचते रहते थे कि ट्रूथ तो एक ही होगा, वही ट्रूथ को वो जानना चाहते थे, और वही बात वो क्लियर कर चुके थे। जितने सारे मुल्लाज होते थे, उनके जो मुस्लिम के जो स्पिरिचुअल लीडर होते थे उनको मुल्ला कहा जाता था, वो उनको इसी टॉपिक पे पहले वार्निंग दे देते थे कि मुझे सच का खोज करनी है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो यहाँ पे। द प्रोसीडिंग एट फर्स्ट वेर कन्फाइंड टू द मुस्लिम। तो धीरे धीरे ना पहले पहले क्या होता था, ये सब जो भी रिलीजियस डिस्कशन होता था वो मुस्लिम के अंदर ही सीमित रहता था। द मुल्लाज रांगल, तो धीरे धीरे मुल्लाज को ऐसा लगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेटमेंट होते हैं ना, आप मेरा आइडियोलॉजी आपका आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिफर करेगा ना, क्योंकि डिफरेंट लोगों का आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है। डिफरेंट लोग ना धर्म को डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, सबका इंटरप्रिटेशन सेम नहीं होता। तो इसी वजह से डिफरेंट मुलाज का भी डिफरेंट होता था। तो जो जब अकबर के साथ वो ये सारे डिस्कशन करते थे, उनको लगता था कहीं ना कहीं अकबर भटक रहे हैं मुस्लिम धर्म से, तो वो चिल्लाते थे, एक दूसरे को अब्यूज करते रहते थे एम्परर के सामने। तो बिहेवियर ऑफ मुलाज, देयर प्राइड एंड कंसेंट इन देयर लर्निंग डिस्कस्टेड अकबर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अकबर को ये सारी चीज़ें खटकने लगी, ये सारी चीज़ें ना बहुत इरिटेट करने लगी कि एक दूसरे के साथ वो किस तरह से झगड़ सकते हैं। चीज़ें तो प्रिंसिपल तो एक ही होगा धर्म का, तो एक ही धर्म का डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कैसे आ सकता है। तो इस चीज़ों का ना वो उनका बहुत बुरा लगता था। एंड फर्दर अलिनेटेड हिम फ्रॉम द मुलास। तो वो धीरे धीरे क्या किए, मुलास से डाइवर्ट होने लगे, मतलब खुद को उनसे सेपरेट करने लगे। वो यहाँ पे डिफरेंट कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं, अलग डिफरेंट रिलीजियंस कम्युनिटी के लीडर्स को भी बुलाने लगे और उनके राय भी लेने लगे किस तरह की रिलीजियस चीज़ें होती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, जब मुल्ला से डिस्कस्ड हो गए थे अकबर, तो धीरे धीरे उन्होंने ओपन किया इबादत खाना को डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों के लिए, जहाँ पे क्रिश्चियंस को भी अलाउ था, जोरोस्ट्रियंस को भी अलाउ था, हिंदूज, जैन्स, इवन एस्थेइस्ट, हर एक रिलीजन की कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। तो धीरे धीरे डिस्कशन ब्रॉड होने लगा। ठीक है, डिबेट बिगन्स इवन ऑन इशूज ऑन व्हिच ऑल मुस्लिम्स वेर एग्रीड, सच आज मैंने मतलब इस तरह की भी डिबेट होने लगा, जैसे कि मान के चलिए जा कि कुरान, क्या कुरान सबसे लास्ट रिवील्ड बुक है। उनको ये लगा कि क्या कुरान मतलब जिस तरह से धर्म होते थे, धर्म का सबसे लास्ट रिवील्ड बुक है, सबसे लास्टली उसको पाया गया है। क्या मोहम्मद जो है वो लास्ट प्रॉफिट है, क्या ये एक्चुअली गॉड है। रिसर्केशन के ऊपर भी हुआ, गॉड की नेचर के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन होने लगा। तो इस तरह की जो डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे थियोलॉजियंस, बहुत सारे ज्ञानी इंसान थे जिनको ये लगा कि कहीं अकबर यहाँ पे भटक रहे हैं और इस्लाम को छोड़ने की सोच रहे हैं, इस्लाम धर्म को छोड़ने की सोच रही हैं। तो वहाँ पे आर.पी. त्रिपाठी एक होते हैं हिस्टोरियन, उनके हिसाब से वो ये सोच रहे थे कि अकबर की माइंड ना इतना ओपन हो गया था, इतना ब्रॉड हो गया था, इतना पेशेंस वो भरे पड़े थे अपने अंदर, ये सब डिस्कशन जब कर रहे थे। तो उनको आम आदमी, एक आम इंसान उनके उनके तरह सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है, और उनको जान नहीं पाएगा अगर आप उनके लेवल पे नहीं सोचोगे, उतना स्पिरिचुअली आप ऊपर एलिवेट नहीं होगे, तो ही शायद आप अकबर को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए, जो इंसान रात रात भर बैठ सकता है एक खुले मतलब एक फ्लैट स्टोन पे रात रात भर बैठ के भगवान को जाप सकता है, भगवान के ख्याल में डूबा रहता है सुबह तक, तो उनके दिमाग किस तरह की होगी आप सोच सकते हो। ठीक है, वो नेचुरली हम जो सोचते हैं उससे तो कई लेवल ऊपर का सोचता होगा वो इंसान। तो डेफिनेटली जो ज्ञानी तो लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ के ज्ञान अर्जन करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस से ज्ञान अर्जन करते हैं। तो अकबर इस तरह के थे, वो धीरे धीरे ना एक्सपीरियंस कर रहे थे सब कुछ, तो जिसके वजह से ना जो प्रैक्टिकल थियोरिटिकल जो ज्ञानी होते हैं उनको समझ नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो इबादत खाना
इस तरह की हो गई जहाँ पे डिस्क्रेडिट बन गई, मतलब ग्रोइंग डिस्क्रेडिट। वहाँ पे जो रिलीजियस डिस्कशन के लिए उसको बनाया गया था, जिस पर्पजेस के लिए बनाया गया था, वो एकदम उल्टा हो रहा था। वहाँ पे हमेशा झगड़ा लगी रहती थी, कन्फ्लिक्ट लगी रहती थी, डिफरेंट रिलीजियस के बीच एक तरह झगड़ा लगी रहती थी। तो इस तरह की चीज़ें हो गई थी। तो एक वक्त के बाद ना इबादत खाना को अकबर को बंद करना पड़ा। तो आगे देखेंगे। 1 मिनट। तो अकबर उन्होंने क्या किया, एन इंक्वायरी इज कंडक्टेड टू द अफेयर्स ऑफ चीफ सदर। ठीक है, जो अब्दुल एक वक्त ऐसा भी आया जब वो लीडिंग काजी थे मुस्लिम की, जिनका नाम था अब्दुल नाबी, जिनको उन्होंने सबसे ज़्यादा सबसे हायर पोस्ट में अपने एम्पायर में रखा हुआ था। एक वक्त आया उनके एगेंस्ट में उन्होंने एक करप्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये कंप्लेन आया कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चैरिटेबल लैंड्स, उसमें करप्शन कर रहे हैं, जिसको मदद ई मासा बोला जाता है, और बहुत सारी करप्शन में वो इन्वॉल्व है, जिसके वजह से उनको भी वो इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर किए और एक वक्त के बाद उनको हटा भी दिया अपने पोस्ट पे। तो जिसके वजह से 1580 में एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ ईस्ट में। ए नंबर ऑफ फतवाज वेर गिवन बाय द काजीज डिक्लेयरिंग अकबर टू बी ए हेरेटिक। तो अकबर मुस्लिम रिलीजियस को छोड़ रहे हैं और मुस्लिम से डाइवर्ट हो रहे हैं, इस चीज़ के लिए कंप्लेन आकर उनके लिए एक फतवा जारी कर दी। तो अकबर सप्रेस द रिबेलियन एंड गेव ड्रास्टिक पनिशमेंट टू द काजी। तो अकबर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के थे, तो उन्होंने भी रेबेलियन को सप्रेस किया और जो भी काजिज थे, लीडिंग काजिज थे, जो भी ये फतवा रिलीज कर रहे थे, उनको उन्होंने पनिशमेंट दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस जो मुस्लिम गुरुज है उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक महाजर बुलाया, एक डिक्लेरेशन इशू किया। ठीक है, इस इशू में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इफ़ देयर वेर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज एमंग दोज हु आर कंसिडर्ड फिट टू इंटरप्रेट द कुरान, दैट इज Mustadids, Akbar, by virtue of being a most just and wise king, and his rank being higher in the eyes of God than of the Mujtadis, was entitled to choose any one of the interpretations which would be of benefit of the nation and in the interest of good order. तो इसका कंप्लीट मीनिंग यही है कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन इशू किया जिसपे ये मेंशन था कि जो भी जिनको लगता है कि उनको कुरान इंटरप्रेट करना आता है बहुत अच्छी तरीके से, जिसको मुस्तदिद कहा जाता है, लेकिन अकबर जो कि एक बहुत ही वाइज किंग है और नेक्स्ट मतलब गॉड के नियरर है, उनको तो लगता था ना कि गॉड और रूलर के बीच कोई नहीं आ सकता, अगर गॉड के बाद कोई है वो है रूलर। तो उनका मानना ये था कि अकबर जो कि एक बहुत ही वाइज किंग है और भगवान के आँखों में उनका रैंक भी बहुत हायर है, क्योंकि वो एक रूलर है और वो बहुत ही ब्लेस्ड है, उनके पास डिवाइन एनर्जी है। तो उनको लगता था वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसको कोई भी बीच में आकर इंटरप्रेट नहीं करेगा और जो भी वो करेंगे वो नेशन के बेनिफिट के लिए करेंगे, लोगों के इंटरेस्ट के लिए करेंगे, लोगों की अच्छे के लिए करेंगे। तो उनके बीच में जो धर्म बीच में आ रहा है वो नहीं आ सकता, और लोगों के अच्छे के लिए वो कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हैं तो सबको मानना पड़ेगा। इस तरह की वो डिक्लेरेशन उन्होंने इशू किया। फर्दर इफ अकबर इशूड ए न्यू ऑर्डर इन कंफर्मेटिव विद द कुरान एंड कैलकुलेटेड टू बेनिफिट द नेशन, ऑल शुड बाउंड बाय इट। अगर अकबर ऐसा कुछ डिसीजन ले रहे हैं जो कि कुरान के एगेंस्ट में जा रहे हैं और लेकिन वो नेशन की भलाई के लिए हो रहा है, तो सबको ये बात माननी पड़ेगी। इस तरह की उन्होंने एक बाइंडिंग ऑर्डर इशू कर दी। इस डिक्लेरेशन को जो लीडिंग उलमास थे जिनको मुसलमान के सबसे लीडिंग गुरुज माना जाता था, उन्होंने उसको रॉन्गली बोला कि डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी। डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी मतलब जो भगवान के साथ नेक्स्ट टू भगवान वो सोचते थे अपने आप को, और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे। ठीक है, एट ए टाइम व्हेन देयर आर ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द शियास एंड द सुन्नीस एंड द महदावीस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, Akbar wanted the widest toleration. There is little doubt that the Mahdar had a salutary effect in stabilizing the religious situation in the empire.
तो जब उनको ये लगा कि सिया कम्युनिटी के मुस्लिम, सुन्नी कम्युनिटी के मुस्लिम और जो माओवादी के टाइप के जो मुस्लिम, जो 3 तरह की मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे रह रहे थे, उनके बीच जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी अकबर के इस मेंटालिटी की वजह से, तो उनको लगा ये जो उन्होंने नई डिक्लेरेशन की है वो कहीं न कहीं उनको एक स्टेबिलिटी लाएगा रिलीजियस सिचुएशन में। तो इसी वजह से वाइडेस्ट टॉलरेशन के लिए उन्होंने इस तरह की डिक्लेरेशन दे दी। लेकिन क्या हुआ, इतना एफर्ट देने के बावजूद भी अकबर ने ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला उनको इस तरह के काम करते हुए, क्योंकि उन्होंने कोई भी ग्राउंड उनको नहीं मिला कि डिफरेंट रिलीजन को कंट्री में एक डिफरेंट रिलीजन को एक ग्राउंड के लेवल पे अगर मैं जज करूँ तो किस तरह से जज करूँ, तो उस ग्राउंड उनको नहीं मिल पा रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इबादत खाने में जो डिबेट हो रही थी वो एकदम एक बिटर लेवल पे पहुंच गई, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन के जो लोग थे, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव थे डिफरेंट रिलीजन के, उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। एक दूसरे को सप्रेस करना, मतलब एक दूसरे को गलत ठहराना, ये सब शुरू कर दिया था, डिनाउंस करना भी शुरू कर दिया था। जिसके वजह से 1582 में अकबर ने ट्राई किया कि ये जो इबादत खाना है यहाँ पे कोई भी डिबेट अब नहीं होगी, डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो इबादत खाना उन्होंने बंद कर दिया। बट फिर भी उनको सच की तलाश थी। वो अपने जो थास्टी है सच के लिए, जो तृषा रखते थे, जो सच ढूंढने की जो उनकी कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं जारी था। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी दिन के बाद ये बात सोचने लगे कि नहीं, अब सच का पता लगाने के लिए मुझे डिफरेंट अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ बात करनी होगी। तो उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में सर्च करने के लिए पुरुषोत्तम और देवी, जो कि थे हिंदू के डॉक्ट्राइन को एक्सपाउंड कर, मतलब अकबर इनवाइटेड पुरुषोत्तम देवी टू एक्सपाउंड द डॉक्ट्राइन्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में जितने जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए ये दोनों को बुलवाया। जोरोस्ट्रियन में भी उन्होंने महाराजी राणा को इन्वाइट किया। फिर क्रिश्चियनिटी के लिए उन्होंने पोर्तुगीज़ को रिक्वेस्ट किया, पोर्तुगीज़ में जो प्रायर्स थे, कि आपके जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्ञानी इंसान हैं, ज्ञानी लोग हैं, लीडर है स्पिरिचुअली, उनको आप भेजिए। तो क्रिश्चियन में पोर्तुगीज़ ने एक्वाविवा और मॉन्सेरेट को भेजा, जो कि अकबर कोर्ट में ऑलरेडी 3 ईयर्स तक ऑलमोस्ट वहाँ पे रहे थे, और they left a valuable account also, but their hope of converting Akbar to Christianity have never had any basis। तो वो सोच रहे थे कहीं ना कहीं कि जब अकबर मुस्लिम कम्युनिटी से मुंह फेर रहे हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। लेकिन अकबर तो एक अलग लेवल के राजा थे, अलग तरह की सोच रहे थे। उनको कोई भी रिलीजन पे कन्वर्ट नहीं होना था। उनको वो ये सोच रहे थे कि एक्चुअली गॉड कौन है, धर्म क्या है, किस तरह की रिलीजन क्या है। एक्चुअली अगर रिलीजन है तो सबके लिए तो एक होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना उनके दिमाग में घूम रही थी। फिर जैनिज्म के लिए उन्होंने लीडिंग सेंट जो है काथियावाड़ के हीरा विजय सूरी, उनको भी उन्होंने बुलवाया अपने कोर्ट में। तो सबके साथ सब लीडिंग गुरुओं के साथ, स्पिरिचुअल लीडर के साथ डिस्कशन करने के बाद अकबर को ये पता चला कि कहीं ना कहीं हर एक रिलीजन में कुछ गुड पॉइंट्स तो ज़रूर है, हर एक रिलीजन में एक कॉमन पॉइंट तो ज़रूर है। तो अगर हम उस कॉमन पॉइंट को, उस गुड पॉइंट को पकड़ के चलते हैं तो डेफिनेटली कंट्री के अच्छे के लिए ही वो आगे काम करेगा। ठीक है। तो उनको ये समझ में आया कि हो सकता है डिफरेंट धर्म में डिफरेंट तरह की नाम दिया गया हो, लेकिन भगवान तो एक ही है। तो उन्होंने यही इस 3 चीज़ों के बारे में डिस्कवर किया कि वन गॉड बिहाइंड ऑल फॉर्म्स, हर एक फॉर्म में एक ही गॉड होते हैं। जो भी नेम अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मान रहे हो, मे भी हो सकता है मुल्ला एक है, क्रिश्चियन एक भगवान है, जो बुद्ध जिसु एक भगवान है, लेकिन वो फॉर्म तो एक ही है। और हर एक रिलीजन में गुड पॉइंट्स डेफिनेटली है, और सेंसिबल मैन इन ऑल रिलीजन्स, जो कि है यूनिवर्सल ट्रूथ। हर एक रिलीजन में कुछ सेंसिबल मैन भी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि मुझे अब एक रिलीजन में नहीं रहना, ये सब रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में नहीं फंसना। तो हर एक रिलीजन को मिलाकर जो भी गुड पॉइंट्स है, जो भी कॉमन पॉइंट्स है, उनको उन्होंने उठाया, और उठा के एक खुद का अपना रिलीजन बनाया। रिलीजन तो नहीं कह सकते, अपना एक आइडियोलॉजी बनाया कि
धर्म एक है, भगवान एक है। आपको इसी गुड पॉइंट के ऊपर ध्यान देकर ज़िंदगी में चलना है, बढ़ना है, तो ही हो सकता है आप अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच सकते हो। तो उन्होंने हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियन हर एक धर्म को मिलाकर एक खुद का न्यू रिलीजन बनवाया। हो सकता है इसको रिलीजन का नाम दे रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक रिलीजन नहीं, एक आइडियोलॉजी है, एक बिलीव है जिसको वो मान रहे थे बहुत ही स्ट्रिक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अकबर का जो न्यू आइडियोलॉजी, न्यू रिलीजन का इनिशिएशन होता है, उसका नाम होता है ताहुत ई इलाही। तो अब्दुल फजल और बादाउन के नाम, बादाउन ने जो उनके टाइम पे ये दोनों थे, अब्दुल फजल जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी अकबर के बारे में, और बादाउनी जो उनके टाइम पे एक ट्रैवलर थे। तो इन दोनों के हिसाब से जो ताहुत ई इलाही थी, उसकी लिटरली मीनिंग यही थी डिवाइन मोनोथेइज्म, मतलब हर एक धर्म भगवान एक ही है। मोनोथेइज्म मतलब भगवान एक ही है, डिवाइन एनर्जी एक ही है। तो ये जो टाइप है, ये जो रिलीजन है, ये एक सुफिस्टिक टाइप के एक ऑर्डर के हिसाब से माना जाता है। ठीक है। इसका जो इनिशिएशन होता है वो किस तरह की होता है, जो भी इंसान इस रिलीजन में आना चाहेगा, जो विलिंग करते हैं इस धर्म में आने के लिए, उनको एम्परर के सामने एक अप्रूवल रखनी होगी। तो एम्परर, जो भी एम्परर की इच्छा से ही वो इस मेंबर में आ सकते हैं, मतलब इस धर्म में आ सकते हैं। इसके लिए संडे एक दिन रखा गया था, संडे दिन को फिक्स किया गया था जहाँ पे इनिशिएशन होगा, जिस डे पे। और ये इनिशिएशन कैसा होगा कि जो भी इंसान, जो भी इच्छा करेगा इस धर्म में आने के लिए, उसको एम्परर के फीट के पास अपने सर रखना होगा, और एम्परर उसको उठाएंगे और उठा के उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, आप अब इस धर्म में आ सकते हो। तो उसको एक फॉर्मूला दिया जाएगा जिसका नाम है शस्त्र। ठीक है। सूफी टर्मिनोलॉजी में इसको शस्त्र बोला जाता है, और जिसको उसको रिपीट करना होगा और इस धर्म के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। तो ये होता है इनका इनिशिएशन प्रोसेस। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है, अकबर की फेवरेट मोटो अल्लाह अकबर की, इसका मीनिंग है गॉड इज़ ग्रेट। गॉड को जिस तरह से वो करते थे, जैसे कि गॉड को हमेशा एक थैंक्स गिविंग देते रहते थे हर एक सक्सेस, हर एक चीज़ के लिए गॉड को सबसे ऊपर रखते थे, इसी तरह उनको भी करना होगा जो भी मेंबर इस धर्म में आएंगे। तो इस इनिशिएशन होने के बाद आपको मीट से, मतलब जो मांस खाते हैं उससे अब्स्टेन करना पड़ेगा। आज फार पॉसिबल अगर हो सकता है तो आप जिंदगी भर अब्स्टेन रह सकते हो, मीट ना खा के, वेजिटेरियन बन के, या फिर एटलीस्ट जिस महीने में आपकी बर्थ है, मतलब जिस महीने पे आप जन्म हुए हो, उस महीने भर आप मीट से अब्स्टेन करोगे, और एक स्कम्पटस फीस्ट दोगे, बहुत सबको खाने के लिए खाना प्रोवाइड करोगे, और आल्म्स ऑन देयर बर्थडे। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और इस जो रिलीजन है, इस रिलीजन में कोई भी सेक्रेट बुक्स नहीं थी, कोई भी स्क्रिप्चर्स नहीं थी, कोई प्राइस्टली क्लास नहीं थी, मतलब कोई भी ब्राह्मण आकर या फिर कोई भी पुजारी आके आपको कुछ पढ़ाएगा, सिखाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। कोई वर्शिप नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई सेरेमनी नहीं है, एक्सेप्ट द इनिशिएशन। आपको यही बात ध्यान में रखना होगा कि गॉड इज़ ग्रेट, भगवान को हमेशा थैंक्स गिविंग करनी होगी, अल्लाह अकबर नाम जप करनी होगी, और हमेशा एक राइट पाथ पे जाना होगा। बस कोई भी रिलीजियस, कोई भी स्क्रिप्चर्स, कोई भी प्राइस्ट क्लास नहीं होगी, कोई भी सेरेमनी, रिचुअल्स नहीं होगी। ठीक है। ये था उनकी रिलीजन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स। तो ये धर्म होने के बाद क्या हुआ, शुड नॉट कन्फ्यूज्ड, it should not be confused with Akbar selecting a small group of trusted nobles who were totally devoted to him। तो ये रिलीजन के साथ ऑथर ये कह रहे हैं कि इस रिलीजन के साथ आप इसको कंफ्यूज ना करो कि अकबर ने कुछ उनके लिए कुछ लॉयल नोबेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ था, अपना खुद का स्मॉल ग्रुप बना के रखा हुआ था जिसमें सिर्फ उनका लॉयल ग्रुप्स ही रहते थे, लॉयल नोबेल्स ही रहते थे। तो उनके साथ इसको मिक्सअप ना करो। ठीक है। ये उनका रिलीजियस थॉट है, आइडियोलॉजी है, लेकिन ये उनका पॉलिटिकल अलग सा ग्रुप है। जो बादावनी थे ट्रैवलर, उनके हिसाब से दो सिलेक्टेड वेर टू प्रॉमिस सैक्रिफाइस टू प्रॉपर्टी, लाइफ, ऑनर एंड रिलीजन। जो भी इस रिलीजन में आते थे उनको ये प्रॉमिस करना पड़ता था कि आपको प्रॉपर्टी, लाइफ, जो हॉनर है, पावर, डिजिग्नेशन, रिलीजन, ये सबको सैक्रिफाइस करना होगा।
ठीक है। गिविंग अप रिलीजन अपरेंटली मेंट गिविंग अप अटैचमेंट टू द नैरो कंसेप्ट एंड ऑब्जर्वेंस व्हिच अगेन वाज इन कीपिंग विद सूफी आइडियाज। तो ये कहीं ना कहीं एक सूफी आइडियाज थी, क्योंकि हमने पढ़ा था सूफी जब मोमेंट पढ़ा था उसमें पढ़ा था उन वो भक्ति के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते थे, बहुत कंसंट्रेट करते थे, ज़्यादा मेटलिस्टिक लाइफ के ऊपर उनका कंसंट्रेशन नहीं था। तो ये जो चीज़ है उनका भी कहीं ना कहीं अकबर की रिलीजन यही बात करती थी कि हमें ये जो अटैचमेंट है डिफरेंट मेटलिस्टिक लाइफ के साथ, इसको हमें रिमूव करना होगा, इसको हमें अब्सटेन करना होगा। However, many leading nobles, including all great Hindu nobles except Birbal, declined to join. जितने सारे लीडिंग नोबल्स थे उनके जो ग्रुप थे, स्मॉल ग्रुप, हर एक ग्रुप के हर एक नोबल्स उन वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए थे। हो सकता है कि हालांकि वो सब लॉयल थे अकबर के लिए, लेकिन सब अकबर की इस रिलीजियस मेंटालिटी के साथ वो सब कहीं ना कहीं तालमेल नहीं होता था। मतलब वो ये नहीं मानते थे, अकबर ये मानते रहे तो हमें भी मानने की ज़रूरत है। ये इस तरह की कुछ फोर्सफुलनेस नहीं था तब। तो बहुत सारे ऐसे लीडिंग नोबल्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट बीरबल, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, डिक्लाइन नहीं किया, मतलब डिक्लाइन किया, इसमें इस रिलीजन में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बीरबल एक राजा थे जो कि इसको ज्वाइन किया। नंबर ऑफ इस ग्रुप अमाउंटेड टू अबाउट 18 ओनली। उनके जो रिलीजन मेंबर थे वो ओनली 18 ही थे। तो देखिए कितने स्मॉल अमाउंट की लोग यहाँ पे ज्वाइन किए थे। हु वर वंडर्ड एज डिसिपल्स ऑफ अकबर अमाउंटेड टू थाउजेंड्स, जो कि अकबर के डिसिपल हिसाब से ज्वाइन किए थे। अकबर डिड नॉट यूज फोर्स नॉर वाज मनी यूज्ड फॉर एनरोलिंग डिसिपल्स और म्यूरिट्स। जो भी डिसिपल्स होते हैं उनके जो भी म्यूरिट्स, म्यूरिट्स मतलब कौन, डिसिपल्स को म्यूरिट बोला जाता है। कोई भी डिसिपल्स को उन्होंने फोर्स नहीं किया, मनी यूज़ नहीं किया एनरोल करने के लिए, या फिर मतलब उनको किसी भी तरह की किसी भी तरह की दबाव में ना आकर ये रिलीजन लेने के लिए वो बोल रहे थे। ठीक है, तो इस तरह की उनकी रिलीजन थी। तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने ये बात कहा, पर्टिकुलरली बादाविन ने ये बात सामने रखा कि ये जो अकबर ने जिस तरह की रिलीजियस, 1 मिनट गाइस। तो इनके हिसाब से क्या हो रहा था कि अकबर ने जो भी एक रिलीजन बनाया था, उनका ये भी कहीं न कहीं इच्छा थी कि वो ये भी चाहते थे कि एक जो भी बैंड ऑफ नोबल्स उनके चारों तरफ है, जो भी ग्रुप्स हैं, वो पर्सनली उनके लिए लॉयल रहे और उनको ये जो स्टेट बेस्ड कंसेप्ट के लिए उनको सपोर्ट करें, जो कि सुल ई कुल, जो जिन्होंने जो पीस टू ऑल जो प्रिंसिपल के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, उनको वो लोग सब सपोर्ट करें। इक्वल टॉलरेशन ऑफ ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल सेक्शंस, हर एक इंसान को, हर एक सेक्शन को रिस्पेक्ट करे, इक्वल ट्रीटमेंट करे, हर एक रिलीजियस पे बिलीव रखे। ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो बादावनी है, इन्होंने ये कहा था ये जो अकबर है ये एक परफेक्ट मैन ऑफ द एज के हिसाब से एक वक्त पे उभर के आए। हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक मिक्स आइडियोलॉजी था बादाउन के दिमाग में अकबर को लेकर। हो सकता है वो कहीं न कहीं इनको ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि अकबर जो खुद को सोच रहे थे कि मैं नेक्स्ट टू गॉड हूँ, क्योंकि लेकिन उनका एक सेरेमनी ये रहा हुआ करता था कि जो भी उनका डिसिपल होते थे उनको किसिंग द फ्लोर, ठीक है, एम्परर के सामने फ्लोर को किस करना, ये जो सेरेमनी है पापोस का, ये कहीं न कहीं ये एक गलत है, क्योंकि इसमें ये जो भगवान के सामने सिर्फ़ हम एक फ्लोर को किस कर सकते हैं, पैर को किस कर सकते हैं सिर्फ़ भगवान की। ये सिर्फ़ भगवान के लिए रिज़र्व होता है, लेकिन ये जो रूलर खुद के लिए बनवाए रखे थे, तो कहीं न कहीं ये एक उनको एक क्रिटिसाइज़ कर रखे थे। तो डिफ़रेंट, देखिए हर एक सोसाइटी में अच्छाई को लेकर सपोर्ट होता है, उसी वक्त पे एट द सेम टाइम वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट हम ओवरऑल देखते हैं वो रूलर कैसा है, रूलर का आइडियोलॉजी कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ताहिद इलाही की लिगेसी के बारे में बात करें, तो ये हम जानने पाएंगे कि ये जो न्यू रिलीजन अकबर ने शुरू किया, ये बहुत ही कम दिनों तक चला। जब तक अकबर जिंदा रहे तब तक ही शायद ही चला, और कुछ देर के बाद जहांगीर ने भी उसको थोड़े दिन के लिए अडॉप्ट किए थे, लेकिन फिर भी ये बहुत दिनों तक प्रैक्टिस नहीं चल पाई, ये शॉर्ट लिव था।
और लेकिन जो मुरिड की एनरोलमेंट थी, जो डिसिपल्स थे, जो फॉलो कर रहे थे अकबर को, उनकी एनरोलमेंट कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े बढ़ रहे थे। मतलब वो, और वो जो एनरोलमेंट हो रही थी वो जहांगीर जहांगीर जब तक ज़िंदा थे तब तक ही कंटिन्यू हो पा रही थी। उसके बाद ये धीरे-धीरे डाउनफॉल हो गई, धीरे-धीरे ये विलुप्त हो गई। इसका रीज़न और एक ये भी था, क्योंकि देखिए सोसाइटी में ऑलरेडी एक उनकी रिलीजियस अकबर पहले एक मुस्लिम कम्युनिटी के इंसान थे। तो मुस्लिम से वो हट के और एक धर्म को अपना लिया, खुद का एक दूसरा अलग-सा रिलीजन बना लिया। तो काफ़ी लोगों को अडॉप्ट करना ये काफ़ी मुश्किल हो गया था, और इसको प्रोपागेट करने वाला भी चाहिए होता है। जिस तरह की बुद्धिज़्म, जैनिज़्म इस तरह के लोग होते हैं, उसको प्रोपागेट इस तरह से अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और जितने सारे नोबेल्स थे अकबर के, वो बहुत ही कम ऐसे नोबेल थे जो कि अकबर के लिए लॉयल हुआ करते थे, और वो प्रोपागेटिंग ये एक ऑर्थोडॉक्सी चीज़ों को प्रोपागेट करने में इतना बिलीव नहीं रखते थे, जिसके वजह से ना ये जो न्यू रिलीजन है वो ज़्यादा देर तक प्रोपागेट नहीं हो पाया, और शॉर्ट लिव्ड, कुछ दिनों के बाद इसका विलुप्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, नोबेल्स और एम्पेरर स्लेव्स और मुरिड्स, जो भी मुरिड इसमें एनरोल करते थे, स्लेव होते थे एम्पेरर की, वो अपने खुशी से होते थे, और उनको पसंद आता था कि अकबर के मुरिड होकर हम रहे, अकबर के स्लेव होकर रहे। और काफ़ी दिनों के बाद ना उनके बीचों में एक बिलीफ सा आ गया कि जो किंग होता है उसके पास मिराकुलस पावर होता है, और इस तरह की पावर होता है कि किंग की टॉर्च से ना बहुत सारे डिजीजेस क्योर हो जाती है। अगर कोई भी पॉट में पानी होता है उसमें ब्रीदिंग कर लेते हैं किंग, या फिर उनकी जो आँख फट जाती है वो पानी में, तो कहीं ना कहीं वो पानी प्योर हो जाती है और सैक्रेड हो जाती है, उसे पीकर क्योर हो जाते हैं इंसान। इस तरह की बिलीफ ना लोगों के दिल में आ गया। हालाँकि ये सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन उनके दिल में ना इस तरह की कुछ थॉट्स आ गया था, जो कि इवन औरंगज़ेब के टाइम पे भी वो उसको चेंज नहीं कर पाए। इस तरह की चीज़ें थोड़ा-थोड़ा बदल गया। तो ये था रिलीजियस के बारे में, हम अकबर किस तरह के रिलीजियस बिलीव रखते थे, किस तरह की ट्रांसफ़ॉर्मेशन उन्होंने किया था, उसके बारे में हमने डिटेल्स पढ़ लिया। अब हम देखेंगे अकबर किस तरह की सोसाइटी में कल्चरल एंड एजुकेशनल रिफ़ॉर्म करते हैं। तो पहली बात तो ये है, अकबर सेट अप बिग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेटिंग वर्क्स इन संस्कृत, अरबिक, ग्रीक एसेट्रा एंड पर्शियन। तो जितने सारे संस्कृत में हमारे इंडिया में काम हुआ था, अरबिक मुस्लिम धर्म के जितने सारे रिलीजियस वर्क था, ग्रीक में, ये सारी चीज़ों को उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। द सिंहासन बातिसी, द अथर्ववेद एंड बाइबल, ये सब कुछ जितने सारे पौराणिक चीज़ें थे, एपिक थे, वो सब कुछ ट्रांसलेट होना शुरू हो गया पहले-पहले। दीज वर फॉलोड बाय, उसके बाद महाभारत, गीता, रामायण, ये सारी चीज़ें भी धीरे-धीरे ट्रांसलेट होना शुरू हो गया पर्शियन में। मेनी अदर्स इंक्लूडिंग पंचतंत्र में भी पंचतंत्र भी ट्रांसलेट हुआ था। बहुत सारे ज्योग्राफी के वर्क भी, ये सारी चीज़ें भी ट्रांसलेट हुआ था। कुरान ऑल्सो, जो मुस्लिम की होती है धर्म ग्रंथ, कुरान ऑल्सो ट्रांसलेटेड हो गया पर्शियन में पहली बार। तो उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म उन्होंने क्या किया, ऑल्सो रिवाइज द एजुकेशनल सिलेबस, लेइंग मोर एम्फासिस ऑन मोरल एजुकेशन। जो मोरल एजुकेशन होते हैं, बच्चों को शुरुआत से सिखाना ज़रूरी है, अहमियत उस चीज़ पे उन्होंने डाली। और उसके बाद मैथमेटिक्स, सेकुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चर, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉजिक, हिस्ट्री, ये सब के बारे में भी उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिर आर्ट में भी वो उन्होंने बहुत रुचि उनकी थी, आर्ट में। इसी वजह से आर्टिस्ट को, पोएट्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, ये सबको उन्होंने पैट्रोनाइज करना शुरू किया। सो मच दैट हिज कोट बिकम फेमस फॉर द गैलेक्सी ऑफ रिनाउंड पीपल नोन एज नवरत्न। जो नवरत्न है, नौ नौ इंसान थे, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, और ये उनके कोर्ट में थे, जिसके वजह से अकबर की कोर्ट जानी जाती थी। बहुत ही लर्नड मैन और धार्मिक मैन से उनकी कोर्ट पूरी होती थी, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म उन्होंने क्या-क्या किया? सोशल रिफॉर्म में उन्होंने सती को स्टॉप किया, सती प्रैक्टिस को। लेकिन इस तरह की जो वुमेन है, जो महिलाएँ हैं, जिन्होंने वॉलंटरीली सती लेने की कोशिश करते हैं,
तो उनके लिए कुछ ऐसा नहीं था, तो उनके लिए उनको छोड़ देते थे क्योंकि ये उनकी मर्ज़ी थी, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो फ़ोर्सफुली सती प्रैक्टिस करवाया जाता था उसको उन्होंने स्टॉप करवा दिया। फिर बर्निंग ऑफ यंग विडोज़, जो भी विधवा महिला होती है, यंग विधवा महिला होती है, उनको जो बर्निंग किया जाता था, उसको भी उन्होंने प्रोहिबिट किया। विडो रीमैरेज को भी लीगलाइज़ किया उन्होंने। पॉलीगैमी को डिस्करेज किया, मतलब एक इंसान ज़्यादा मैरिज नहीं कर सकता एक से ज़्यादा। अगर इन केस कोई किसी का बच्चा नहीं हो रहा है एक मैरिज से, तो ही वो दूसरे पर शादी कर सकता है। इस तरह के उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह बनवाया हुआ था। उनकी मैरिज जो एज थी गर्ल्स की, उन्होंने रेज किया 14 एज को, सॉरी, और जो बॉयज़ थे उनको रेज किया 16 ईयर्स तक। और उन्होंने वाइन और स्पिरिट्स को, ये सारी चीज़ों को सेल करना भी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो लिमिटेशन, रिफॉर्म की लिमिटेशन क्या थी? नॉट ऑल द स्टेप्स वेर हाउएवर सक्सेसफुल। जितने सारे उन्होंने रिफॉर्म किया सब सक्सेसफुल नहीं बन पाई, क्योंकि सोशल लेजिस्लेशन डिपेंड लार्जली ऑन द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। देखिए, लोगों में भी उतना विलिंगनेस होनी चाहिए एक सोशल रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? तो इतना जो ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम चली आ रही थी, बहुत सारे लोग थे जो उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अकबर वाज लिविंग इन एन एज ऑफ सुपरस्टिशन एंड इट सीम्स दैट हिज सोशल रिफॉर्म्स हैड ओनली लिमिटेड सक्सेस। तो अकबर इस तरह की एक एज में जी रहे थे जहाँ पे लोगों में बहुत सारे सुपरस्टिशंस थी, कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो जिसकी वजह से ना उनको बहुत तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। और उनको पता भी था ये बहुत लिमिटेड सक्सेस होने वाला है, फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। दस अकबर के टाइम पे उनके जो स्टेट थी बिकम एसेंशियली वो सेक्युलर थी, लिबरल थी, एनलाइटेंड इन सोशल मैटर्स एंड प्रमोटर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। उनकी जो स्टेट थी वो एक धारा में सेक्युलर भी थी, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रही थी, लिबरल थी, सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, इक्वल राइट्स को प्रमोट कर रहे थे, और एनलाइटेंड थी। मतलब ज्ञान, एनलाइटेंड मतलब क्या है? आपके आपके जो ज्ञान उदय होते हैं, अवेयरनेस थी, हर एक चीज़ों में कंससनेस थी, हर एक मैटर पे। तो इस तरह की एक स्टेट वो बनवाना चाहते थे और काफ़ी हद तक बनवाए भी थे, और कल्चरल इंटीग्रेशन को भी वो प्रमोट कर रहे थे। इस तरह की एक बहुत ही अच्छी रूलर भी थी, और अकबर एक बहुत अच्छी रूलर भी थे और एक अच्छा इंसान भी थे। और वो लोगों के लिए पर्टिकुलरली काम करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस बन गए, ठीक है? तो अगर ये लास्ट स्लाइड में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अकबर जो थे, उनके टाइम पे उन्होंने 16 मेजर रिबेलियन को फेस किया। अगर हम समरी उसका डालें तो 1580 से लेकर 1596 तक 16 ईयर तक उन्होंने बहुत ही बड़े-बड़े मजर-मजर रेबिलियन को फेस किया, और हर एक रेबिलियन को बहुत शानदार तारी तरीके से, स्ट्रैटेजी के साथ, काम माइंड के साथ उन्होंने उसको दमन भी किया। 1582 में उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म आना शुरू किया धीरे-धीरे, जिसके वजह से इबादत खाना उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, और धीरे-धीरे जो पॉलिसी बनाई यूनिवर्सल टॉलरेंस की, उन्होंने उस साल उन्होंने बनवाया था। और उन्होंने जो नई रिलीजन बनाई ताऊद इलाही, उनमें 18 मेंबर्स थे, बहुत ही स्मॉल ग्रुप थी, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ उनके डिसिपल्स बहुत सारे थे, उनके जो फॉलोअर्स थे बहुत सारे, लेकिन उनके जो मेन मेंबर्स थे जिन्होंने उस रिलीजन को अपनाया था और उनके साथ काम करने की कोशिश की थी, वो 18 मेंबर्स ओनली थे। तो लगभग हमारे समरी अगर बनवाए अकबर के बारे में, तो अकबर एक बहुत ही शानदार राजा थे। पिछले स्लाइड में जैसे कि हम पढ़े कि सेक्युलर, लिबरल, एनलाइटेंड सोशल मैटर्स थी उनकी स्टेट, कल्चरल इंटीग्रेशन के प्रमोटर थे वो। और ये जो पॉलिसी, ये एक डाइवर्स और टॉलरेंट एम्पायर के लिए एक फाउंडेशन खड़ी कर दी हमारी इंडिया में, जो जिसके बाद हमारी इंडिया की हिस्ट्री धीरे धीरे चेंज होने लगी, और इंडिया के लिए लोगों के दिल में ना अपने कल्चर को लेकर, अपने मतलब अपने सिटीजनशिप को लेकर काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं हमारे हिस्ट्री के ऊपर भी और हमारे इंडिया के ऊपर भी काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डाला हुआ था। तो इसी के साथ हमारा ये अकबर की चैप्टर कंप्लीट होती है। तो कैसा लगा दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, बहुत अच्छी कंटेंट के साथ।
तो मुझे लगता है जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है तो या और कुछ मदद की ज़रूरत है इस एजुकेशन वीडियो के माध्यम से, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल फॉर दिस नाइस टाइप ऑफ वीडियोज़। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।